friends, already I have discussed in my previous class about English Chaucerians. Okay, now today's class Scottish Chaucerian. As you know, already I have discussed in my previous class, 15th century poetry is divided into two types. Okay, first one is official, courtly or Chaucerian poetry, and second one is popular or folk poetry. Again, Chaucerian poetry is subdivided into two types. One is English Chaucerian and Scottish Chaucerian. ओके सो इंग्लिश चौसरियन के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कौन कौन से इंग्लिश चौसरियन है और उनका कौन सा फेमस वर्क है जो चौसर से इन्फ्लुएंस हुए थे. सो आज हम पढ़ेंगे स्कॉटिश चौसरियन के बारे में. हु आर द स्कॉटिश चौसरियंस? स्कॉटिश चौसरियंस आर दोज पोएट्स ऑफ स्कॉटलैंड हु इमिटेटेड और फॉलोड चौसरियन स्टाइल. चौसर्स इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वर्क लिखा था और चौसर को इमिटेट करते थे, फॉलो करते थे चौसरियन स्टाइल को. जो स्कॉटलैंड के पोइट हैं वो कहलाते हैं स्कॉटिश चौसरियन. क्लियर? ओके सो हु आर द स्कॉटिश चौसरियंस? उनका जो नेम है दे आर किंग जेम्स वन, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार एंड गाविन डगलस. ओके सो लेट देम डिस्कस वन बाय वन. द स्कॉटिश पोएट्री of the period also reveals at every step the influence of Chaucer. स्कॉटिश पोइट्री में भी इंग्लिश चौसरियन की तरह स्कॉटिश चौसरियन में भी चौसर का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है. ओके चौसर से इन्फ्लुएंस होकर इन सब पोइट ने स्कॉटलैंड के जो पोइट हैं उन्होंने भी चौसर से इन्फ्लुएंस होकर कुछ वर्क लिखे हैं. ओके सो किंग जेम्स वन, उनका जो लाइफ स्पैन है 1394 टू 1436 है. जेम्स वन जो थे वो इंग्लैंड में प्रिजनर थे 19 ईयर्स तक. ओके जेम्स वन वाज ए प्रिजनर इन इंग्लैंड फॉर 19 ईयर्स. He fell in love with the niece of Henry IV and his reputed work, The King's Square, describes his love. And King James I's popular work is The King's Square. किंग जेम्स वन का जो रेपुटेड वर्क था, द रेनाउंड वर्क था, वो क्या था? द किंग स्क्वायर. Okay, and in this particular poem, in this particular work, he describes about his own love affair with the niece of Henry IV. नीस ऑफ हेनरी फोर्थ मीन्स हेनरी फोर्थ के जो नीस हैं उनको लव करते थे किंग जेम्स वन. सो उनका जो लव अफेयर था, लव थीम था, वो डिस्क्राइब करते थे. डिस्क्राइब किया है पर्टिकुलर वर्क में. क्लियर? It is written in the Chaucerian style, which is also called the Rhyme Royal. Okay, so as you know, Rhyme Royal or Chaucerian stanza that consist of 7-line stanza form. Chaucerian stanza और Rhyme Royal जिसे कहा गया है. सो अदर नेम चौसरियन स्टैंजा का क्या है? राइम रॉयल है, जो कि 7-line स्टैंजा फॉर्म है. ये 7-line स्टैंजा फॉर्म और चौसरियन जो राइम रॉयल है उसको पर्टिकुलर ये डिवाइस को यूज किया है किंग जेम्स वन ने किंग स्क्वायर वर्क में. क्लियर? नेक्स्ट जो स्कॉटिश चौसरियन है वो है रॉबर्ट हेनरिसन. उनका लाइफ स्पैन क्या है? 1425 to 1500. Robert Henderson, who is also a retired schoolmaster, is another of the Scottish Chaucerian. So, another Scottish Chaucerian कौन है? Robert Henderson, and who is also retired schoolmaster. वो retired schoolmaster भी थे. His important works are The Testament of Cressida and Robin and Mackin. ओके सो उनका जो फेमस वर्क था एंड द फेमस वर्क्स आर ऑफ रॉबर्ट हेनरिसन आर द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड एंड नंबर 2 इज रॉबिन एंड मैकिन. क्लियर? सो फर्स्ट वन The Testament of Cressida. And remember friends, its particular work, The Testament of Cressida, written by Robert Henderson, it's a sequel of Troilus and Cressida, written by Chaucer. Chaucer ने जो वर्क लिखा था ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, इसका जो सीक्वल है मीन्स पार्ट 2 है, रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा हुआ था एंड द वर्क्स टाइटल इज द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड. ओके सो ट्रॉयलस एंड क्रिसेड व्हिच ऑलरेडी रोट बाय Chaucer, Geoffrey Chaucer, and which period in his literary career? Italian period. Chaucer का जो वर्क है Troilus and Cressida, ये इटालियन पीरियड में Chaucer ने लिखा था when Chaucer lived in Italy. Okay, and then it's a particular work. That particular was based on tragic theme. Okay, ये एक ट्रैजिक वर्क है चौसर का एंड इसका सीक्वल जो है पार्ट 2 जो है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, ये रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा था.
क्लियर। चौसर से इन्फ्लुएंस होकर, इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर रॉबर्ट हेनरिसन ने ये वर्क लिखा हुआ था। ओके, नाउ क्वेश्चन अरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वल? सीक्वल इज द पार्ट 2 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। जो ओरिजिनल वर्क होता है, बुक कह लीजिए, मूवी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सो ओरिजिनल वर्क को जब प्रोसीड किया जाता है स्टोरी को, एंड देन उसका जो पार्ट 2 लिखा जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम सीक्वल कहते हैं। क्लियर नाउ, and shows the pathetic and tragic end of the fickle Cressida after she had rejected Troilus. And इसमें क्या दिखाया गया है? Troilus Cressida, as you know, it's a tragic work of Geoffrey Chaucer. ओके, सो चौसर का जो वर्क है, सीक्वल किसने लिखा था, एंड सीक्वल का नेम क्या है, टाइटल क्या है? द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड। ये रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा था। एंड ये जो सीक्वल पार्ट है, पार्ट 2 में क्या दिखाया गया है? इट शोज द पैथेटिक एंड ट्रैजिक रिजल्ट ऑफ फिकल माइंडेड क्रिसिड आफ्टर शी हैड रिजेक्टेड ट्रोइलस। सो इसमें दिखाया गया है, पार्ट 2 में क्या दिखाया गया है, द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिड में इसमें दिखाया गया है जो ट्रैजिक रिजल्ट हुआ था, जो ट्रैजिक एंड हुआ था क्रिसिड का। किसके बारे में, किसके तरफ? जो जिसने रिजेक्टेड किया था ट्रोइलस। सो ट्रोइलस को छोड़ने के बाद, रिजेक्टेड करने के बाद, वो क्रिसिड क्या ट्रैजिक एंड हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, क्या ट्रैजिक रिजल्ट हुआ, सो इसमें पार्ट 2 में दिखाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड वर्क था रॉबर्ट हेनरिसन का, वो है रॉबिन एंड मैकिन, जो कि एक पास्टोरल वर्क है। विच वन, व्हाट इज द पास्टोरल वर्क? पास्टोरल वर्क इंट्रोड्यूस्ड शेपर्ड्स। ओके, सो शेपर्ड्स जिसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, वो पास्टोरल वर्क है। सो ये जो पोएट्री है पर्टिकुलरली रॉबिन एंड मैकिन, ये रॉबर्ट हेनरिसन का पास्टोरल वर्क है। क्लियर। नेक्स्ट वन, द स्कॉटिश चौसरियन ऑफ नंबर 3 स्कॉटिश चौसरियन इज विलियम डनबर। ओके, विलियम डनबर जो थे वो नेक्स्ट स्कॉटिश चौसरियन थे। ओके, सो उनका जो लाइफ स्पैन था 1460 टू 1520। डनबर इज रेपुटेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉटिश चौसरियंस। हिज चीफ वर्क्स आर, डनबर जो थे वो किंग जेम्स वन, रॉबर्ट हेनरिसन और गाविन डगलस, इन सभी में से वो ज़्यादा रेपुटेड थे। ही इज मच रेपुटेड देन अदर्स। ओके, सो इनका जो चीफ वर्क्स था, द थ्रिसिल एंड द रोज, द गोल्डन टार्क एंड हिज सैटर्स, सम ऑफ हिज सैटर्स। ओके, उन्होंने सैटर वर्क भी लिखा है डनबर ने, और थ्रिसिल एंड द रोज ये उनका रेपुटेड वर्क है, और another one is the golden dark. Okay, so first one is the thistle and the rose. It's an allegory to celebrate the marriage of Princess Margaret, daughter of Henry VII of England. इंग्लैंड के जो किंग थे हेनरी 7th, ओके, उनका जो डॉटर थे, डॉटर कौन थे? मार्गरेट। ओके, एंड किंग जेम्स 4 ऑफ स्कॉटलैंड, किंग जेम्स 4 जो स्कॉटलैंड के थे, ये उनका जो मैरिज सेलिब्रेट किया था, मैरिज सेलिब्रेशन है, इस पोइट्री में ये दिखाया गया है। किनके बीच मैरिज सेलिब्रेशन? मैरिज सेलिब्रेशन बिटवीन प्रिंस मार्गरेट एंड किंग जेम्स 4 ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, सो मार्गरेट कौन है? मार्गरेट है किंग 7 ऑफ इंग्लैंड, किंग हेनरी 7 ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो हेनरी 7 थे किंग, उनका जो डॉटर है मार्गरेट, एंड किंग जेम्स 4 ऑफ स्कॉटलैंड, इन दोनों के बीच मैरिज सेलिब्रेशन को इसमें पोइट्री में दिखाया गया है। एंड इट्स ए पर्टिकुलर एलेगोरिकल पोएम। ओके, व्हाट इज एलेगोरी नाउ? एलेगोरी इज ए सच टाइप ऑफ पोएम व्हिच हैज ए हिडन मीनिंग, और यू कैन से डबल मीनिंग। ओके, डबल मीनिंग होता है और हिडन मीनिंग, एक छुपा हुआ मीनिंग रहता है। ऐसे जो पोएम होता है उनको हम एलेगोरी कहते हैं। ओके, क्लियर। सो ये एक एलेगोरिकल पोएम है, द थ्रिसिल एंड द रोज, which is written by William Dunbar. The Chaucerian stanza has been used with great skill. इसमें भी Chaucerian stanza दिखाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट जो वर्क है डनबर का, वो है द गोल्डन टार्क। इट्स एन एलेगोरी ऑफ द Chaucer type, but in a 9-line stanza having 2 rhymes. ओके, सो इसमें जो दिखाया गया है गोल्डन टार्क में, इट्स एलेगोरी, ये भी एलेगोरिकल वर्क है, बट चौसर जो इन्फ्लुएंस, चौसर का जो राइटिंग स्टाइल है, चौसर का जो स्टांजा है, राइम रैल है, वो तो 7 लाइन स्टांजा फॉर्म में
जिसको हम राइम रॉयल भी कहते हैं। बट इन गोल्डन टार्क दिस पर्टिकुलर वर्क में डॉनबर ने 9 लाइन स्टैंजा फॉर्म यूज किया है। ओके, सो कुछ डिफरेंट हट के यूज किया है चौसर से लेकर। ओके, चौसर ने 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म यूज किया था। ओके, ये पर्टिकुलर गोल्डन टार्क में डॉनबर ने 2 राइम्स के साथ ओके एंड देन 9 लाइन स्टैंजा फॉर्म यूज किया है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्क है हिज सैटर्स। वो ऑलरेडी ही रोट सम सैटर्स आल्सो, डॉनबर रोट सम सैटर्स आल्सो। द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस, इट्स ए पॉपुलर सैटर रिटन बाय डॉनबर। विलियम डॉनबर का जो पॉपुलर सैटर है वो वर्क क्या है? द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। Okay, now what is satire? Satire is a way of expressing, or it's a type of poem that expressed, criticize people, fun, okay, and making humor. Humor भी होता है, fun होता है, criticize भी people के करते हैं। So ऐसे तरीके से जो poem होता है वो satire कहलाता है। ओके, ये डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस इज ए पर्टिकुलर सैटर, रेपुटेड सैटर रिटन बाय डॉनबर इन 12 लाइन स्टैंजा। इसमें कुल मिलाकर टोटल कितने स्टैंजा है? 12 लाइन स्टैंजा फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट, द 2 मैरिड वुमेन एंड विडो, इट्स अनदर सैटर रिटन बाय डॉनबर। द 2 मैरिड, ये भी टाइटल है, द 2 मैरिड वुमेन एंड द विडो, ये अनदर सैटर है, एक्स्ट्रा सैटर है विलियम डॉनबर का। ओके, नेक्स्ट स्कॉटिश चौसरियन इज एंड दैट नेम इज गाविन डगलस। नेक्स्ट जो स्कॉटिश चौसरियन है वो है गाविन डगलस। उनका जो लाइफ स्पैन है क्या है? 1475 to 1522। द पैलेस ऑफ ऑनर is the most important of his allegories. Okay, like Dunbar, he also, this man also, this poet also, Scottish Chaucer, Gavin Douglas also wrote some allegories. Allegories तो सभी लिखते थे, जैसे ये भी विलियम डॉनबर भी एलेगोरी लिखते थे, ये गाविन डगलस भी एलेगोरिकल वर्क लिखते थे। और इनमें आउट ऑफ हिज सम ऑफ हिज एलेगोरीज मोस्ट रिपोर्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज दैट इज द पैलेस ऑफ ऑनर। ये पैलेस ऑफ ऑनर गाविन डगलस का वर्क है और ये एक एलेगोरिकल पोएम है। इट वाज इंस्पायर्ड बाय चौसर्स हाउस ऑफ फेम। ओके, अगेन चौसर के जो वर्क है हाउस ऑफ फेम, ये चौसर का वर्क है। ओके, जो कि इटालियन पीरियड में लिखा हुआ है एंड जिससे दांते से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने ये वर्क लिखा हुआ था। जो हाउस ऑफ फेम है ये पर्टिकुलर वर्क को दांते से इन्फ्लुएंस होकर इटालियन पीरियड में चौसर ने लिखा हुआ था। और इसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर गाविन डगलस ने द पैलेस ऑफ ऑनर लिखा हुआ था। क्लियर दोस्तों? सो दांते से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने इटालियन पीरियड में हाउस ऑफ फेम लिखा था और हाउस ऑफ फेम से इन्फ्लुएंस होकर गाविन डगलस जो कि स्कॉटिश चौसरियन है उन्होंने एक एलेगोरिकल वर्क लिखा था एंड वर्क टाइटल इज द पैलेस ऑफ ऑनर। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर वर्क से इन्फ्लुएंस होकर डगलस ने ये एलेगोरिकल पोएम लिखा हुआ था द पैलेस ऑफ ऑनर। क्लियर दोस्तों? सो आज की क्लास में इतना ही। सो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।